तो पिछली बार पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले तो मैंने लोगों के चालान काटे, एक इल्लीगल ट्रक को गोल्ड चुराने से रोका और दिन खत्म होते होते मैंने कुछ बदमाशों से एक लड़की को बचा लिया और अब हर कोई मुझे सुपर कॉप बुला रहा था। तो अब मेरी जॉब का दूसरा दिन था और मैं अपने एक साथी ऑफिसर के साथ मिलकर शहर के सबसे बड़े जेल में जा रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने मेरे पास एक आतंकवादी का केस ट्रांसफर कर दिया था और मुझे ये बोला गया था कि मैं अपने तरीके से उस आतंकवादी के मुंह से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूं। 2 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली हम उस जेल में पहुंच जाते हैं। जेल का मेन गेट ओपन होता है और हम लोग फाइनली जेल के अंदर पहुंच गए थे। फिर गाड़ी को पार्क करने की एक सही जगह ढूंढने के बाद हम दोनों ऑफिसर्स मिलकर जेल के अंदर आ जाते हैं और उस कैदी से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर साहब की बात मानी जाए तो इस आतंकवादी ने 50 किलो आरडीएक्स कहीं तो भी छुपा के रखा है और काफी पूछने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। पहले तो मैंने इससे कुछ बेसिक सवाल पूछे जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, लेकिन उसने इसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया। मेरे साथी ऑफिसर ने भी इसे धमकाने की कोशिश की लेकिन इसने एक भी वर्ड अपने मुंह से नहीं निकाला और थोड़ी देर बाद वो बोलने लगा, अबे तुमको जितना सवाल पूछने के पूछ लो, मेरे मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, मेरे धंधे का उसूल है, समझ में आया ना। ये सुन के मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन अपने दिमाग को शांत करके मैं उसे बोलता हूँ, देख भाई मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो 50 किलो आरडीएक्स तूने जहाँ कहीं भी छुपा रखा है मुझे बता दे, वरना मजबूरन मुझे अपना आंडू पांडू तरीका इस्तेमाल करना होगा। अबे ये आंडू पांडू तरीका क्या होता है रे? ये क्या है? ये था मेरा आंडू पांडू तरीका। मैंने अपने हाथ में पेंचिस उठाया और उसे बोलने लगा, भाई तू जानता है ये क्या है? इसे हम पेंचिस कहते हैं और ये काफी चीजें उखाड़ने के लिए काम में आता है। और तू ये बात जानता है कि अगर तूने मुझे नहीं बताया कि वो आरडीएक्स कहाँ है तो मैं इससे टिंगू भी उखाड़ सकता हूँ। ये सब देख के वो कैदी बुरी तरीके से घबरा गया था और मैं अपने पेंचिस की मदद से उसे और भी ज्यादा डराया जा रहा था। मैंने उसे बोला कि 10 सेकंड के अंदर तूने नहीं बताया कि आरडीएक्स कहाँ है तो मैं तेरे नाखून, दांत, तेरे उंगलियां और तेरा वो भी उखाड़ दूंगा। ये सब सुन के वो घबरा गया और एकदम चिल्ला के मुझे बोलने लगा, मेरे पास टिंगू नहीं है तो कुछ जो करना है कर ले। अब मुझे समझ में आ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला तो अब चम्मच को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैंने पेट्रोल पंप का कैन अपने हाथ में उठाया और उसे बोलने लगा, चल भाई तेरा वक्त आ गया, गुड बाय। और इतना बोल के मैंने उसकी कुर्सी नीचे गिरा दी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सच में डर रहा है। फिर उसके बाद मैंने पेट्रोल के टैंकर का ढक्कन खोला और एक कपड़ा उसके मुंह पे रख के बोलने लगा कि भाई अब तेरे जाने का टाइम आ चुका है। पेट्रोल की आवाज सुनते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और मुझे बोलने लगा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। और अब ये बंदा पूरी तरीके से लाइन पे आ गया था। मैंने पेट्रोल के टैंकर को वापस ढक्कन लगा दिया और उसके बाद मैंने उसकी कुर्सी वापस उठा दी। मैं सब बताता हूँ, सारी चीज बताऊंगा, बस मुझे मारना मत। फिर मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे गुस्सा जलाने का अंजाम देख लिया ना, अब चल मुझे सारी की सारी बातें बता। और फिर उसके बाद वो बंदा अपनी सारी की सारी बातें बाहर उगल देता है और उस बंदे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं बीच साइड की तरफ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक और मिशन मिल गया था जिसकी मैंने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब वो टॉप लीडिंग ऑफिसर थे और वो मुझे बोलने लगते हैं, देखो स्टेटमेंट के हिसाब से वो 50 किलो आरडीएक्स उस आतंकवादी ने ओशन साइड में वेस्ट की तरफ गिरा दिया है। तो मुझसे तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें उस आरडीएक्स बॉक्स को सही सलामत ओशन से लाना है, वो भी सबमरीन की मदद से। ये सुन के मैं थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि इसके पहले मैंने सिर्फ एक ही बार सबमरीन चलाई थी। तुम कर तो लोगे ना मूसा, या फिर मुझे ये काम किसी और को देना चाहिए? ये सुन के मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सही सलामत उस आरडीएक्स को समुद्र से वापस ले आऊंगा। और इतना बोल के मैं सबमरीन की तरफ चल देता हूँ। ये एक एडवांस हाइब्रिड सबमरीन थी और मैक्सिमम इसकी 2000 मीटर डेप्थ थी। और इसके अंदर बैठने के बाद मुझे ये पता चला कि जितना मैंने सोचा था इसके कंट्रोल्स उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। सब कुछ रेडी होने के बाद मैंने अपनी सबमरीन को स्टार्ट किया और निकल पड़ा समुद्र में। लगभग मैं इसे आधा घंटा ड्राइव करते रहता हूँ और वेस्ट साइड की लोकेशन की तरफ पहुंच जाता हूँ। और प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचने के बाद अब बारी थी डुबकी मारने की और बस फिर एक बटन दबाते ही मेरी सबमरीन पानी के नीचे पहुंच गई थी। पानी के नीचे पहुंचने के बाद मुझे एक से एक नजारे देखने को मिल रहे थे, काफी सारे सी क्रीचर्स देखने को मिल रहे थे और लगभग मैं इन सब में खोसा गया था। थोड़ी देर तक इन सारे नजारों को देखने के बाद मुझे अचानक याद आया कि मैं तो भाई मिशन पे आया हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी पनडुब्बी की स्पीड बढ़ाई और सीधा लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा जहाँ पे आरडीएक्स बॉम्ब गिरा था। जितना मैं समुद्र के नीचे जा रहा था उतना ज्यादा मुझे डर लग रहा था क्योंकि पिछली बार जब मैं पनडुब्बी में आया था तब मेरा उस चीज से सामना हुआ था जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब ऐसे ही आधे घंटे तक चलाने के बाद फाइनली मुझे वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे आरडीएक्स बॉम्ब गिरा हुआ था। मैं सबमरीन की स्पीड बढ़ा के फौरन उस जगह पे पहुंच जाता हूँ और यहाँ पहुंच के मुझे पता चलता है कि ये तो एक पुराना ऑयल एक्सट्रैक्टिंग चेंबर है और जीपीएस के हिसाब से 20 मीटर की रेंज में ही वो आरडीएक्स का बॉक्स गिरा हुआ है। तो फिर अब सबमरीन से बाहर निकलने का टाइम आ गया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी सबमरीन को एक सही जगह पे पार्क किया और अब मैं उससे बाहर निकल आया था। बाहर आने पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ काफी शार्क्स थी, लेकिन मैंने फिर अपने डर को काबू किया और जीपीएस को फॉलो करते हुए और भी नीचे तैरता गया। और फिर उसके बाद लगभग 5 मीटर और नीचे जाने के बाद मुझे दिखाई देता है वो जिसके लिए मैं आया था। मुझे फाइनली वो आरडीएक्स का बॉक्स दिख गया था और इसे देख के मुझे काफी सुकून मिला। मुझे इसे हाथ लगाने में काफी डर लग रहा था क्योंकि ये कभी भी फट सकता था। मैंने इसे बड़ा केयरफुली उठाया और सबमरीन में लोड कर दिया और फिर मैंने अपनी सबमरीन को स्टार्ट करके इसे पानी की सतह के ऊपर वापस ले आया। और आखिरकार लगभग 3 घंटे पूरी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं ये मिशन में कामयाब हो गया था। मैं सही सलामत उस आरडीएक्स को वापस ले आया समुद्र से और ये देख के सारे ऑफिसर्स मेरी वाहवाही करने लगे। सब के सब बहुत ज्यादा खुश थे। कमाल कर दिया।
लाजवाब मूसा, लाजवाब, क्या बात क्या बात। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मुझसे बहुत ज्यादा खुश था और मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि अब तुम घर पे जाके आराम कर सकते हो, आज की तुम्हारी शिफ्ट यही खत्म होती है। तो उसके बाद फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब मैं मस्त आराम से अपने गाड़ी में गाने सुनते हुए घर की तरफ निकल रहा था और मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश भी था। पर तभी पीछे मेरे अचानक से एक ब्लैक स्कॉर्पियो वाला आता है और वो बहुत जोर से हॉर्न मार रहा था और फिर उसके बाद उसने मुझे बहुत तेज रफ्तार से ओवरटेक किया। वो ट्रैफिक में बिल्कुल आड़ी टेढ़ी रैश ड्राइविंग कर रहा था और अपने उसने गाड़ी की शीशे पूरे ब्लैक करवा लिए थे और मैंने सोच लिया था कि भाई आज घर जाने से पहले इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मार के जाऊंगा। तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उसका पीछे करने लगा। जैसे ही उसे पता चला कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, पर मैं भी उसका आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। मैं अपनी पुलिस का सरल इस्तेमाल करके उसे रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बंदा अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ाई जा रहा था और मैं भी उसके ठीक पीछे लगा हुआ था। मैं उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मैं उसके पास आ रहा था वो अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दे रहा था, जिसकी वजह से उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर उसने अपनी गाड़ी को जंगल के रास्ते में मोड़ लिया और मैं भी उसका पीछा करने लगा। इस बंदे को मैंने सोच लिया था कि जितना मुझे भगा रहा है ना उतना लंबा मैं इसका चालान मारने वाला हूँ, लेकिन फिर वो बंदा वो करता है जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। अचानक से वो बंदा अपनी स्कॉर्पियो को बीच रास्ते में रोक देता है और मैं भी अपनी गाड़ी को रोक के फटाक से अपनी गाड़ी से उतर जाता हूँ और अपनी गन को बाहर निकाल के उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता हूँ। अब ऐसे बंदों का कोई भी भरोसा नहीं होता। मुझे लग रहा था इसके पास हथियार है, तो मैं इसकी तरफ गन लेके बढ़ता हूँ और उसे बोलता हूँ कि जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलो। और ये बोलने के बाद भी उस बंदे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अंदर से। मैंने उसे बोला कि अगर तू 3 की गिनती पे बाहर नहीं आया तो मैं तेरी गाड़ी पे शूट कर दूंगा और फिर मैंने 3 की काउंटिंग करना शुरू कर दिया। 3, 2, 1। एक की गिनती में गाड़ी से जो बाहर निकला उसे देख के मैं हैरान हो गया था। क्यों बे, तुझे बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ा है क्या? ये ब्लैक स्कॉर्पियो का ड्राइवर मावेश था, लेकिन मैं इस बार उससे डरा नहीं और मैं उसे सीधा बोला कि अपने हाथ ऊपर करो और तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। तू अपुन से जुर्मा लेगा? इधर ही जुर्म ठोक डालेगा मैं। मावेश, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े गैंगस्टर हो, पर कानून सबके लिए एक जैसा है तो तुम्हें फाइन देना ही होगा। तब तो तुझे मरना होगा। तेरी तो मावेश मुझ पे हमला करने के लिए आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता मैंने फटक से 2 गोलियां मावेश की सीने पे दाग दी। मावेश घायल होकर जमीन पे गिर पड़ा और वो दर्द से चिल्ला रहा था। नमक हराम, तूने ये क्या कर दिया? मैंने मावेश को बोल दिया कि यही तेरा अंत है। मावेश ने पास्ट में जबरदस्ती मुझसे जो जो काम करवाई उन सब का ये नतीजा था और अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों को गोली चलाना अलाउ रहता है। तो मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था। मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम मैंने इस शहर से एक गैंगस्टर को तो कम कर दिया और अभी मावेश का बच्चा कभी किसी और को परेशान नहीं कर पाएगा। मुझे तो लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक से पीछे से मावेश फिर से उठ खड़ा होता है और मुझे बोलने लगता है, अबे ओ छपरी, तुझे क्या लगा अपन ये काली टी शर्ट यूं ही पहनता है? यह बुलेट प्रूफ जैकेट है जो अपन को तेरे जैसे गद्दारों से बचाता है। अब तू नहीं बचेगा। मावेश को जिंदा देख के मैं समझ गया था कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में अब फंस चुका हूँ। और फिर उसके बाद मुझे मावेश अपने कुंफू कराटे से सूतना शुरू कर देता है। उसने मुझे कई जोरदार पंचेस मारे और मेरी हड्डियों को चटका दिया और कई लात घूंसे मारने के बाद उसने आखिरकार मुझे जमीन पे पटक दिया और मैं पूरी तरीके से घायल हो गया था। अब शाम हो चुकी थी और मैं घायल जमीन पे पड़ा था और फिर उसके बाद मावेश मुझे बोलने लगता है, मैं चाहूँ तो मैं तुझे अभी मार सकता हूँ, पर तू बड़े काम का बंदा है रे, इसलिए मैं तुझे एक और मौका देना चाहूंगा। कल सुबह 10:30 बजे जो मालगाड़ी जाने वाली है उसमें मेरा एक कीमती सामान है। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि प्लीज अब मुझे पूरी ट्रेन चोरी करने को मत बोलना। चोरी तो तुझे करनी है, पर पूरी ट्रेन नहीं, उसका सिर्फ एक डब्बा जो लास्ट में होगा। वो डब्बा चुरा के मेरे पास लेगा, शायद मैं तेरी जान बख्श दूं, और अगर नहीं लाया तो अंजाम तो तुझे पता ही है ना। अब मैं फिर से आ जाके एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये काम करना ही था। मावेश ने मुझे धमकी भी दी थी कि मैं अगर किसी और पुलिस वाले को ये बात बताऊंगा तो वो मुझे सीधा गोली मार देगा, और ये काम जो उसने मुझे दिया था उसे अकेले करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मदद के लिए मैं अपने कुछ पुराने गैंग मेंबर दोस्तों के पास आ गया था, और जैसे मैं अपने पुराने दोस्तों के पास पहुंचा वो मुझे बोलने लगे, अबे तू इतने दिनों के बाद कोई काम ही होगा तभी अपने पास आया है। ये बिडू कैसा है रे तू? मैं उन्हें बोलता हूँ कि दोस्तों मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहा था ना मैंने काम से आया है ये बिडू चुप, बता रहे बिडू कौन से काम मेरे देखूं। फिर उसके बाद मैं उन्हें सारा प्लान समझाने लगता हूँ और वो सारा प्लान सुनने के बाद मुझे बोलते हैं, प्लान तो काफी बढ़िया है लेकिन रिस्की बहुत है। अगर तू पैसा देगा तो अपन कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार है बिडू। मैं उन्हें बोलता हूँ तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन अभी मेरे साथ चलो। अब मेरे दोस्त मेरा साथ देने के लिए मान गए थे और हम सारे के सारे मेरी स्कॉर्पियो में बैठ के निकल पड़ते हैं रात में, और मैं उनको लेके चलता हूँ आरटीओ ऑफिस के बैकयार्ड में जहाँ पे सीज किए हुए गाड़ियाँ या फिर ट्रक्स रखे हुए होते हैं। ये बिडू आरटीओ ऑफिस में अपना क्या काम है? तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि तुम्हें चुपके से अंदर जाना है और वहाँ पे जाके तुम्हें 3 ट्रक्स को चुरा के लेके आना है। इतनी सी बात, मुझे लगा बड़ा काम होगा। अबे चुप,
चलो जाके चुरा के लेके आते। और फिर वो तीनों की तीनों आरटीओ ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। मुझे काफी घबराहट हो रही थी कि ये लोग ये काम कर भी पाएंगे या फिर नहीं, पर ये लोग तो काफी कमाल के निकले। इन्होंने 10 मिनट के अंदर तीनों की तीनों ट्रक्स का लॉक तोड़ दिया और सारे के सारे ट्रक्स को उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने सारे ट्रक्स को आसानी से आरटीओ ऑफिस से बाहर निकाल लिया था और वो सारे के सारे ट्रक्स को अपने अड्डे पे लेके जा रहे हैं जो मैंने बोला था। ये काम तो हो गया था, लेकिन कल वो दिन था जब मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और रिस्की रॉबरी करने जा रहा था। अब अगली सुबह लगभग 10:15 पे मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहां से माल गाड़ी गुजरने वाली थी और मैंने अपना बेस कुछ ऐसा बदल लिया था कि मुझे कोई पहचान ना सके। यहाँ पे वो ट्रक्स भी मौजूद थे जो मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर कल रात को चुराए थे और टनल के बाहर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब कब रेल आएंगी और कब हम अपना धावा बोलेंगे। हमें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता क्योंकि 15 मिनट के अंदर ही हमें वो मालगाड़ी दिख जाती है जिसके अंदर मावेश का कीमती सामान रखा हुआ है। और जैसे मालगाड़ी हमारे सामने से गुजरी हम समझ गए थे कि यही सही टाइम है धावा बोलने का। मैं फटाफट भागते हुए ट्रक की तरफ जाता हूँ, ट्रक में बैठ जाता हूँ और अपने दोस्त को बोलता हूँ चलो भाई। मैंने अपने दोस्त को बता के रखा था कि जितना हो सके ट्रेन से नजदीकी बनाए रखो और उसे फॉलो करो। शुरुआत में तो हम ट्रेन के साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन जितना हमने सोचा था ये उतना आसान नहीं था। जिस रास्ते के जरिए हम ट्रेन को फॉलो कर रहे थे वो पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ रास्ता था और वहाँ पे ट्रक के लिए तो बिल्कुल भी जगह ही नहीं थी। टायर्स की ग्रिप तो बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी और बीच बीच में ट्रैक्स भी आ जा रहे थे। मेरा दोस्त ट्रक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उतने में ट्रक एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एकदम रोड के नीचे आ जाता है। ट्रक अब बुरी तरीके से हिल रहा था और खराब रास्ते या फिर पत्थर से टकराने की वजह से इसका किसी भी टाइम एक्सीडेंट हो सकता था। मेरा दोस्त बड़ी मुश्किल से ट्रक को कंट्रोल कर पा रहा था और मैं भी उसका पूरा साथ दे रहा था। भाई सामने देखो, हम कई बार लाइट के खंभों से टकराते हुए बाल बाल बच गए, लेकिन फाइनली हमने फिर से ट्रक को कंट्रोल कर लिया था और मेरे दोस्त ने बोला भाई जल्दी से अब तो कूद जा यहाँ से। और मेरा प्लान एग्जैक्टली यही था। बड़ी मुश्किल से डरते हुए मैं ट्रक से बाहर निकलता हूँ और पूरी हिम्मत करके सही मौका देखने के बाद मैं चलते हुए ट्रक से छलांग लगा देता हूँ ट्रेन के डब्बे पे। और फाइनली आखिरकार इतना सब कुछ जुगाड़ करने के बाद मैं पहुँच गया था ट्रेन के ऊपर। मेरे ट्रेन के ऊपर चढ़ने के बाद अब बारी थी अगले पड़ाव की। मेरा दोस्त अपने ट्रक को घुमा के फटाक से रिवर्स कर लेता है और पूरी रफ्तार से अपने ट्रक को रिवर्स में भगाते हुए ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे पे जाके अपने ट्रक को अटैच कर देता है। हमारा ट्रक अब ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे पे अटैच हो चुका था। मेरे दोस्त ने अपना काम कर दिया था और अब बारी थी मेरी। मुझे भागते भागते ट्रेन के लास्ट डब्बे पे पहुंचना था, तो मैं फटाफट डब्बों पे चढ़ना शुरू कर देता हूँ, टॉम क्रूज के जैसा भागना शुरू कर देता हूँ और टॉम क्रूज से इंस्पायर होकर मैंने एक लंबी छलांग भी लगा दी। लेकिन जल्दी मुझे अपनी औकात पता चल गई जब मैं उस छलांग को कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने सोच लिया था कि भाई अब से दोबारा जंप नहीं करूंगा क्योंकि मैं नीचे गिरते गिरते बचा था। अब मैं और डब्बे के आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन मुझे तभी दिखाई देता है कि वहाँ पे सामने 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं और उनको ठिकाने लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और फटाक से नीचे कूद के सबसे पहले तो गार्ड को जोर की मुक्की मारता हूँ। क्या कर रहे हो? दूसरे गार्ड को तो मैंने सबसे पहले 2 झापड़ लगा दिए और दे दी फिर उसे मैंने एक बेली टू बेली सुप्लेक्स। और इन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद मैं फाइनली आखिरी डब्बे में पहुंच गया था। फिर उसके बाद मैं अपना लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक निकालता हूँ और उसे लास्ट वाले डब्बे के ट्रेन के हुक्स पे स्प्रे करना शुरू कर देता हूँ। लिक्विड नाइट्रोजन पूरा स्प्रे होने के बाद मैं फटाक से अपनी गन को निकालता हूँ और लास्ट वाले डब्बे के हुक्स पे मैं गोलियां चलाना शुरू कर देता हूँ। 3-4 गोलियां चलाने के बाद फाइनली वो होता है जो मैं चाहता था। लास्ट वाले बोगी का हुक टूट जाता है और वो बोगी ट्रेन से डीअटैच हो जाती है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार हमारे पास वो बोगी आ गई थी जो मावेश को चाहिए थी। तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई वहाँ से निकल जा अब तू। ये काम तो पूरा हो गया था, लेकिन अभी एक और काम बाकी है। ये जो काम मैंने अभी किया मैं इसका कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। ट्रेन अभी कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रही थी और मुझे किसी भी हालत में इस ट्रेन से जल्दी नीचे उतरना था क्योंकि सामने जो था वो इस ट्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला था। मेरे प्लान के हिसाब से मेरे दोस्तों ने बाकी के चुराए हुए ट्रक्स ट्रेन की ट्रैक के बिल्कुल सामने रख दिए और मैं सही मौका देख के फाइनली ट्रेन से नीचे कूद गया। ट्रेन पूरी रफ्तार से उन ट्रक्स की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने जरूर ब्रेक्स लगा दिए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रेन दोनों ट्रक से जा टकराती है। टक्कर इतनी भयंकर होती है कि दोनों ट्रक्स में आग लग जाती है और दोनों ट्रक में से एक ट्रक तो हवा में ही उड़ गया था, जो कि हैरान कर देने वाला नजारा था। और इस टक्कर की वजह से ट्रेन के सारे डब्बे पटरी से उतर जाते हैं और ट्रेन का इंजन तो हवा में उड़ गया था और वो हवा में ब्लास्ट भी हो गया। एक के बाद एक यहाँ पे काफी सारे धमाके हुए और उसके बाद जब धुआं हटा तब मुझे जाके पता चला कि मैंने तो बहुत ही बड़ा वाला कांड कर दिया था। ये मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मावेश की वजह से मुझे इतनी सारी बर्बादी करनी पड़ी। अब इससे पहले कि पुलिस और बाकी सारी चीजें यहाँ पे आती, मैं फटाफट नीचे के रास्ते से वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ। भागते भागते मैं फटाफट मेन रोड पे पहुंचा और उसके बाद मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया कि भाई तू कहाँ पे है? अरे भाई आ रहा हूँ तेरे बाजू में, तू जरा बाजू में तो देख, गाड़ी लेके आ रहा हूँ। मेरा दोस्त कुछ ही देर में वो बोगी लेके आ गया था जिसे आज हमने मावेश के लिए चुराया था और अब वो ट्रक से हमारे अटैच हो गई थी। चल भाई चल। फिर मैं ट्रक में बैठ जाता हूँ, अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई तूने तो कमाल ही कर दिया और फिर हम लोग ट्रक को चालू करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। ये रॉबरी अभी तक की मेरे सबसे ज्यादा रिस्की रॉबरी थी और इसमें हम दोनों की जान भी जा सकती थी, लेकिन शुक्र इस बात का था कि हम इस रॉबरी से जिंदा लौटा है। और फिर हम ट्रक को ड्राइव करके सीधा पहुंच जाते हैं मावेश के एरिया में। मावेश इस बार अपनी पूरी की पूरी गैंग के साथ आया था, लेकिन वो मुझे देख के हैरान हो गया क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये चोरी कैसे कर लिया आखिरकार। फिर मैं ट्रक से उतर के मावेश के पास जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ, जैसे
जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा काम कर दिया। ए भोलू जरा चेक तो कर क्या सामान सही है या फिर नहीं। इतना सुनते ही मावेश का एक बंदा भागते हुए बोगी की तरफ जाता है और उसके कंटेनर को ओपन करके सारी चीजों को चेक करने लगता है और फिर उसके बाद वो बोलता है मावेश को, भाई सब एकदम ठीक है, सारा सामान है। क्या बात है, लगा नहीं था तू ये काम कर सकता है, चल अब चले जा। और मैं फिर मावेश को ठीक है बोल के वहाँ से निकल जाता हूँ। ये काम तो मैंने कर लिया था लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला अब कर लिया हूँ कि इसकी गुलामी अगली बार से नहीं करूंगा और अगली बार ये मुझे कुछ भी ऐसा काम देता है तो मैं उसके लिए अब तैयार हूँ। अब तो सीधा आर्या पार ही करना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो अब यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक करो, शेयर करो। चैनल को देख रहे हो दोस्तों पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। 12,000 लाइक्स का एम रखते हैं, इस पे जल्दी 12,000 कर दो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।